हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहीं से इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है कि जो जैन जी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, उनको जो प्रोटेक्शन की जो राइट जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत उनको एक पीसफुल प्रोटेस्ट की पावर मिली हुई है और आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो जो जंतर मंतर पर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उनको जो राइट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत उनको राइट मिला हुआ था। तो हम चैप्टर को और सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट्स की डेफिनेशन क्या है। जो राइट्स हम किसे कहते हैं, ये अधिकारों की हम बात करें। राइट्स जो वो क्लेम है एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के, वो क्लेम है जो उसकी विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उन क्लेम्स को सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और स्टेट जो है वो गारंटी देता है। एक चीज़ याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में कंट्री वर्ड बहुत कम यूज़ होता है, हमेशा स्टेट वर्ड ही यूज़ होता है। ये कैसे होता है ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम राइट्स को देख रहे हैं। तो अब जहाँ भी स्टेट आए तो मतलब कोई इंडिया के स्टेट मत समझिएगा, आप एक कंट्री ही मान के चलिएगा। तो राइट्स वो क्लेम है एक इंडिविजुअल के जो उसकी डेवलपमेंट या उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनके अभाव में एक व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर सकता, अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। और ऐसे जो क्लेम्स हैं उनको सोसाइटी जो है वो मान्यता देती है और स्टेट जो है वो गारंटी देता है। कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरा अधिकार तो कुछ ऐसा है कि वो कुछ ड्रग्स यूज़ करे या उससे उसका डेवलपमेंट होता है, बट ऐसे को ना तो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी और ना ही स्टेट लॉ बनाएगा। तो राइट्स जो हैं, वो क्लेम जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज करे और स्टेट गारंटी दे, तो इनको राइट्स बोला जाता है। अब बात आती है कि राइट्स हमें क्यों चाहिए, राइट्स की क्या ज़रूरत है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि बहुत पावरफुल हो जाती है, और गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग अपना ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे हालात में या ऐसे सिनेरियो में जो राइट्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्शन करते हैं कि गवर्नमेंट कोई जाति ना करे, और गवर्नमेंट जो है कोई ऐसे कानून ना बना दे जो लोगों के खिलाफ हों, लोगों का नुकसान करते हों या लोग उससे असहज महसूस करते हों। क्योंकि सरकार को किसने बनाया, लोगों ने। सरकार किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए। तो सरकार जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो लोगों के हित में ना हो। इसलिए हमें राइट्स की ज़रूरत होती है, और बिना अधिकारों के हम जो है अपना ठीक से विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिकार हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अधिकार जो हैं वो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। डेमोक्रेसी मतलब, देखो, रूल की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं ऑटोक्रेसी है, कहीं मोनार्क है, कहीं मिलिट्री रूल है। बट आजकल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में राइट्स जो हैं वो सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इंसान जो है वो सिक्योर रहता है, यहाँ पर अपनी डिग्निटी के साथ जीता है। क्योंकि अधिकार जब होंगे, मान लो आप रोड पे जा रहे हैं और पुलिस ने उठा के आपको जेल में डाल दिया, तो आपकी डिग्निटी कहीं ना कहीं हार्म होगी। बट आपके पास राइट्स हैं तो पुलिस पे भी कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में रहती हैं, तो उनके साथ एक फेयर प्ले होता है। और माइनॉरिटी और मेजॉरिटीज़ बहुत ही अच्छे वे में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए राइट्स जो है बाउंड्रीज भी सेट कर देती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकती। उन बाउंड्रीज में रहकर ही गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो राइट्स इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत अवेयर थे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़रूरी मान रहे थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
पार्ट 3 आप देखेंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल से लिखा गया है और काफ़ी डिटेल में हर चीज़ फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसेबल है, मतलब यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट में जाके आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। ओके, तो हाँ, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था फंडामेंटल राइट्स के मामले में पावर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट की बजाय, सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट की पावर जो है इसमें ज़्यादा है। फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे तो हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी कम है। इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। ये हम आगे जुडिशरी जब आएगा तब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज़्यादा है। ओके, फर्स्ट राइट हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसमें लिखा हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइट है। आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हर आदमी जो है वो कानून के सामने सब बराबर है, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिली हुई है। जहाँ भी कानून की बात आती है हर आदमी को इक्वल प्रोटेक्शन मिली हुई है। इंडियन टेरिटरी में आप बात करेंगे, मतलब ये है कि जब भी कानून की बात आती है हर आदमी बराबर है। कोई भी आदमी, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, और कोई आदमी गरीब है उसने भी क्राइम किया है, तो दोनों के लिए सजा का जो प्रोविज़न है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट देखकर या किसी आदमी की हैसियत देखकर सजा तय होती है। तो कानून की जब भी बात आती है सभी लोग इक्वल हैं, हर कोई बराबर है। वो अलग बात है कि अमीर लोग जो हैं वो मैनेज करके पिछली गली से कैसे ना कैसे निकल जाते हैं, बट वैसे जहाँ पर कानून की बात है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की बात है वहाँ पर सब लोग बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। अब आर्टिकल 15 में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगाता है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई आदमी किसी भी रिलीजन का हो, कंट्री जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी लोग बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी क्राइम करता है तो दूसरे व्यक्ति को कम सजा मिलती है, किसी दूसरे धर्म के को ज़्यादा सजा मिलती है, ऐसा भी नहीं है। किसी भी कास्ट का हो सबके लिए कानून बराबर है। सेक्स यानी मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, आपका कोई भी वो हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस ऑफ बर्थ, इंडियन टेरिटरी में पैदा होने वाले सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, सभी लोग जो हैं उन पर कानून जो है इक्वली लागू होता है। पब्लिक प्लेसेस जहाँ हैं वहाँ पर आप सब लोग जो हैं इक्वली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो शॉप्स हों, चाहे होटल्स हों, चाहे वेल्स हो, चाहे टैंक्स हो। मतलब आप कई बार कोई पब्लिक प्लेस होता है, कोई होटल है, मान लो कोई वेल है या कोई टैंक्स है, कोई कहे कि नहीं ये पर्टिकुलर इसी कास्ट के लिए या इसी रिलीजन के लोगों के लिए रिजर्व है, तो ऐसा बिल्कुल ही इलीगल है। यहाँ पर सब लोग जो हैं, पब्लिक सुविधाएं हैं वो सब लोगों के लिए इक्वली बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और ये पावर हमें मिलती है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 16 की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी जॉब्स जो होती हैं वहाँ पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ या सेक्स का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब आपके साथ सामने या आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन जो है यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है कि कुछ कास्ट जो हैं वो पिछड़ गई हैं और उनको आगे लाने के लिए, उनको मिनिस्ट्री में लाने के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान करती है, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करती है, और उसको इसका वॉयलेशन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं माना जाता है, कुछ लोगों को बराबर लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, आर्टिकल 17 देखेंगे, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
यानी छुआछूत जो है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। भारत में पहले देखेंगे आप अनटचेबिलिटी थी, मतलब जैसे देखेंगे कुछ लोगों के घर जो थे वो गांव के बाहर थे, शहर के बाहर थे, कुछ पानी के जो भी रिजर्वायर थे या कुछ भी जो थे वो पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए रिजर्व थे, हर कास्ट का अलग अलग था। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा गया था कि अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है किसी भी तरीके से, और यदि कोई आदमी ऐसा करता है तो वो कानूनन दंड का भागी होगा, उसको सजा मिलेगी। आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स करता है, मतलब स्टेट को कोई भी उपाधियां, कोई भी टाइटल्स देने के लिए बैन करता है। पहले क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो थे वो बहुत सारी उपाधियां दिया करते थे, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को राजा की उपाधि दे दी, बहुत सारे इस तरीके से दिया करते थे। तब उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कहा गया कि स्टेट जो है कोई भी टाइटल अब नहीं दे पाएगा। आर्टिकल 18 में लिखा है केवल दो तरह के टाइटल्स दे सकता है स्टेट, एक मिलिट्री वाला, जैसे मिलिट्री में आप देखोगे कुछ मेडल्स मिलते हैं, किसी को विशिष्ट सेवा मेडल, किसी को अति विशिष्ट सेवा मेडल, इस तरीके के जो मेडल्स मिलते हैं वो अलाउड है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है, तो इस तरीके की जो वो हैं उन पर छूट है। अदरवाइज आप किसी तरीके का कोई भी टाइटल जो है वो नहीं दे सकते। तो ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड राइट की हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 तक ये आर्टिकल आता है। राइट टू फ्रीडम जो है आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, और आर्टिकल 21 का दायरा तो कहाँ तक पहुँच चुका है ये हम देखेंगे। फिलहाल हम आर्टिकल 19 देख लेते हैं। 19 के फर्स्ट में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी व्यूज़ दे सकते हैं, बट एक मर्यादा में। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा व्यूज़, ऐसी स्पीच दे रहे हैं जो सोसाइटी में हेट स्पीच काउंट होती हो, या आप किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा आप करेंगे तो आप फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप अपने तरीके से, अपने डिग्निफाइड मैनर में, एक पर्टिकुलर वे में आप अपनी बात रखिए, अपने व्यूज रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इस आर्टिकल के तहत जो है जंतर मंतर पर अभी जैन जी इकट्ठा हो रहे थे कि लोग, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स के साथ, आपको राइट है, आप अपने असेंबली कीजिए, अपनी बात सरकार के सामने रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखिए, आपको बिल्कुल राइट है। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ऑटो टैक्सी यूनियन है, ट्रेड यूनियंस हैं। हाँ, इसमें मिलिट्री और पुलिस जो है उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लोग अपनी यूनियंस नहीं बना सकते हैं। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको फुल छूट है। बट यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, आप कुछ जगह जाएंगे, जैसे सिक्किम जाएंगे, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ अव्यवस्था फैल रही हो, तो वहाँ पर आपको रोका जा सकता है। फिफ्थ है फ्रीडम टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के आप किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कहीं कोई बैन नहीं है। हाँ, कुछ जगह हैं हिली माउंटेन एरिया जहाँ पर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज आप कहीं भी रह सकते हैं। आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन आप धारण कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, सरकार को इससे कोई मतलब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट शुड बी लीगल। आप कोई भी ऐसा बिजनेस या ऑक्यूपेशन, ट्रेड वगैरह वो करेंगे तो वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो सरकार की नज़र में या कानून की नज़र में इलीगल हो, तो फिर आपको रोक दिया जाएगा, फिर आपको आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर आर्टिकल 20 जो है वो देखते हैं हम। कोई भी आदमी जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीएफआरडी, मतलब आपको सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी।
आपने कई बार देखा होगा, एक मूवी में दिखाया गया था कि एक आदमी जो है उसका मर्डर हो जाता है और वो व्यक्ति उसकी सजा काट के आता है। फिर बाद में पूरी सजा के बाद उसको पता चलता है अरे वो तो जिंदा है। वो फिर उसको दोबारा सबके सामने मार देता है, बोलता है तेरी तो सजा मैं काट चुका हूँ, तेरी मौत की। तो इस तरीके से आप कोई भी क्राइम जो है वो दो बार, मतलब कोई कोई भी क्राइम की या किसी भी इवेंट की सजा दो बार नहीं ले मिलेगी, आपको एक ही बार सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। आर्टिकल 21 का दायरा इतना बढ़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़ा दिया है इसका कि ये अब बहुत आगे बढ़ चुका है। आर्टिकल 21 इनिशियली जो है वो कहता है कि कोई भी आदमी जो है वो, उसकी जान आप ऐसे नहीं छीनेंगे, मतलब उसको आप डिप्राइव नहीं करेंगे उसकी लाइफ से, पर्सनल लिबर्टी से, जब तक कानून का कोई प्रोसीजर फॉलो ना हुआ हो। जैसे आप, पुलिस कई बार किसी का एनकाउंटर कर देती है, वो भी इसी में आता है कि आपको जब तक किसी आदमी को एक प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट से सुनवाई होके पूरा एक कोर्ट ट्रायल होने के बाद किसी आदमी को फांसी की सजा मिलती है, दैट इज फाइन। अदरवाइज आप किसी को ऐसे, किसी को जान से वंचित नहीं कर सकते आप। तो राइट टू लाइफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि राइट टू लाइवलीहुड, कोई भी आदमी है उसको अपनी पैसे कमाने का, जी गुजारा करने के लिए पैसे कमाने का अधिकार है। क्लीन एनवायरनमेंट, दिल्ली में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी से मत खेलिए, क्लीन एनवायरनमेंट को लेकर। और ह्यूमन डिग्निटी, हर आदमी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर आदमी को जीना ही काफ़ी नहीं है, एक डिग्निटी के साथ जीना इम्पोर्टेंट है, सम्मान के साथ जीना इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 21A ये बाद में अमेंड करके कहा गया था कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर आदमी को जो 6 से 14 साल का है उसको सरकार जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाए। ये तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी आदमी को आप ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरेस्ट और डिटेंशन की एक प्रोसीजर दिया हुआ है। किसी भी आदमी को आप अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट कर, जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको अपनी पसंद का वकील भी हायर करने का मौका दिया जाएगा। यदि पसंद का वकील नहीं मिल, वो नहीं हायर करता है या उसके पास पैसे नहीं है या कोई और मजबूरी है, तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड कराएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर हैं कि कई बार सरकार को लगता है कि ये आदमी पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है या इसके बाहर आने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो 3 महीने के लिए उसको सरकार डिटेन कर सकती है, हाउस अरेस्ट कर सकती है, इवन जेल में भी रख सकती है। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती। बट ये बहुत एक्सेप्शन केस में होता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो सबके साथ ही ये फॉलो करे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में यूज होता है। ओके, आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर सरकार जो है वो प्रोहिबिट करती है कि किसी भी आदमी को फोर्स लेबर में नहीं लगाया जाएगा, मतलब किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। कई बार क्या होता है, किसी से पहले के टाइम पे क्या होता था कि महाजन से पैसे उधार ले लिए, लोग चुका नहीं पाते थे, तो ज़बरदस्ती कई साल तक उससे काम करा रहे हैं, बोलते थे कि जब तक आप पूरा पैसा नहीं उतारेंगे तब तक आपको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो इस सब पर आर्टिकल 23 के तहत रोक लगी हुई है कि आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, बेगारी, उस सब पर बैन किया हुआ है कम्प्लीटली। जो आर्टिकल 24 है यहाँ पर बच्चों के लिए प्रोविज़न है कि किसी भी बच्चे को जो 14 साल से 14 ईयर से कम एज का हो उसको किसी हैज़ार्डियस काम में नहीं लगाया जाएगा, ऐसे किसी काम में नहीं डिप्लॉय किया जाएगा जहाँ पर उसकी जान को खतरा हो।
जैसे माइनिंग हो गया या कोई और ऐसा काम हो गया या किसी बड़ी फैक्ट्री हो गया जहाँ पर थोड़ा सा खतरा हो, तो ऐसी जगह नहीं डिप्लॉय करना है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि अपने आप को कैसे बाहर निकलना है, कैसे सेफली रहना है, तो इसलिए उस पर बैन लगाया गया है। आर्टिकल 25 टू 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हर आदमी को अपनी पसंद का रिलीजन चूज करने की आज़ादी है। आप अपनी पसंद का किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की आप प्रेयर कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, स्टेट को इससे कोई मतलब नहीं है। बट आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कीजिए, आपका पर्सनल मैटर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे रिलीजन का उपवास उड़ा रहे हैं, या कुछ और ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम आए, मतलब पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। आप एक दायरे में रह के जो भी करना है कीजिए। सेकुलरिज्म जो है इंडिया में काफ़ी ही डिबेट वाला विषय रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम इंडियन का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे लिए सभी रिलीजन जो हैं इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, सभी को हम उतनी ही वेटेज देंगे, उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे, और किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को हम पेट्रोनाइज नहीं करेंगे या उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। अच्छा, सेकुलरिज्म जब हम बात कर ही रहे हैं तो वेस्टर्न और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वहाँ पर ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमारा रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, हम रिलीजन से, वो कहते हैं कि हम रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, आप जो करना है कीजिए। बट इंडिया का सेकुलरिज्म डिफरेंट है। इंडिया कहती है कि हमारे लिए सब रिलीजन इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देखोगे हमारे यहाँ पर दिवाली की छुट्टी होती है, ईद की भी होती है, गुरु नानक जयंती की भी होती है, बुद्धा जयंती की भी होती है और महावीर जयंती की भी होती है। मतलब हमारे लिए सभी रिलीजन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, सब बराबर हैं। आर्टिकल 26 जो है वो कहता है कि जो डिनोमिनेशनल ग्रुप्स जो हैं वो अपने मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, और वहाँ पर वो एजुकेशन। माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू टाइप्स की माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। पहली माइनॉरिटी है लिंग्विस्टिक एंड दूसरी रिलीजियस। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब वो लोग जो लैंग्वेज में माइनॉरिटी में हों, जिनकी संख्या कम हो, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब जिनकी धर्म, अलग धर्म के लोग जिनकी पॉपुलेशन कम हो, जनसंख्या कम हो। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम इतने परसेंट से कम वालों को माना जाएगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो ये लोग जो हैं माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन दी गई है इनको, और अपने हिसाब से अपने हेरिटेज को कंजर्व कर सकते हैं, एजुकेशन को वहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप देखोगे कई माइनॉरिटी स्कूल चलते हैं, वो उन पर आरटी जो शिक्षा का अधिकार कानून है वो भी लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन से इम्यूनिटी मिली हुई है। तो वो अपने जो स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर देखोगे वो लोग प्रेयर भी कराते हैं, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से इम्यूनिटी है। ओके, आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाहर कर दिया गया है। उस पर बहुत केस हुए थे, बहुत डिबेट्स हुई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये बार बार इशू जो है वो सामने आ रहा है, तो कहा कि इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर हम लीगल राइट में डाल रहे हैं। तो आर्टिकल 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, अब वो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, अब वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है। ओके, 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान का दिल, हृदय, आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने राइट्स तो सारे दे दिए,
कि 9 12 to 31 तक, आर्टिकल 12 से लेके 31 तक हमने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, बट कोई भी आदमी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब आर्टिकल 32 जो है वहाँ पर लिखा गया है कि आप किस किस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, माननीय न्यायमूर्ति जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे और जायज़ हुआ तो आप पे ऑर्डर भी पास करेंगे। ओके, तो सेकंड टाइप्स की रिट्स की हम बात करें तो सेकंड टाइप की जो वो है मैंडेमस। मैंडेमस में पब्लिक ऑफिशियल जो है, कोई भी आदमी जो सरकारी पोस्ट पे है और अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देगा और कह सकता है कि अपनी जो ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, वो ठीक से परफॉर्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है। थर्ड की हम बात करें प्रोहिबिशन। कई बार कोई लोअर कोर्ट जो होता है वो अपने दायरे से बाहर चला जाता है, अपने जुडिक्शन से बाहर चला जाता है, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको सुनवाई को रोक देते हैं और कहते हैं कि अपने आप इस पर सुनवाई मत कीजिए, या तो मामले को अपने पास मंगवा लेते हैं या फिर वो कुछ और ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर देते हैं। फोर्थ है को वारंटो। कई बार क्या होता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस पर कोई आदमी इलीगल तरीके से रहने लग जाता है या इलीगल कब्जा कर लेता है, तो जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो उस पर रोक लगा देते हैं। फिफ्थ रिट है सेरिटोरी, मतलब कोई भी ऑर्डर जो है किसी लोअर कोर्ट ने या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ राइट्स जो होते हैं उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी हमेशा आती हैं, क्योंकि जब तक आप ड्यूटीज़ पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे आदमी के राइट्स जो है उसमें कहीं ना कहीं एक हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें, इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और यहाँ पर एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए, और 10 ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड की गई थी, जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को की प्रोटेक्शन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड, बहुत सी इस तरीके की 10 ड्यूटीज़ थी। बाद में इनको बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 11 जो थी वो ये थी कि हर माँ बाप की ड्यूटी है कि वो 14 ईयर तक के बच्चों को एजुकेशन दिलाए। तो अब ड्यूटीज़ की बात करें, टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। ये ड्यूटीज़ जो हैं जस्टिसेबल नहीं है, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते किसी आदमी को कि इन ड्यूटीज़ को फॉलो करे ही करे, और कोई लीगल पेनल्टी कोर्ट में नहीं लगती है इनकी तरफ से, और कोई ऐसा भी नहीं होता है कि फंडामेंटल राइट्स को आपको लेना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो करेगा, मतलब पहले फॉलो करना होगा, ऐसा कुछ लीगल बाउंडेशन भी नहीं देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इनको आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड में इनिशियली ये थी और वहाँ से हमने इंस्पायर होकर इनको लिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने हिस्सा बनाया है। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम करती है और तब इन से हमें बहुत हेल्प मिलती है, और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेलफेयर, इंटरनेशनल पीस, इन सबको प्रमोट करने में हमें बहुत मददगार होते हैं। सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो डीपीएसपी को पहले ध्यान में रखकर बनाती है। डीपीएसपी में भी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार को
डायरेक्शन देती हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब एक डिफरेंस आता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है। तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, मतलब कोर्ट उनको एनफोर्स करती है, आप उनको लेके कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट आप जा सकते हैं। बट डीपीएसपी को लेकर आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमें मिल चुके हैं, डीपीएसपीज वो हैं जो हमें आगे भविष्य में मिलेंगी, अभी हमें मिली नहीं है। तो इनका हमें इंतज़ार है और सरकार पॉलिसी जब भी बनाएगी तब इनकी हेल्प से बनाएगी। एक नई बहस या नया जो जुडिशरी का दायरा है वो बढ़ा है, और वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, काफ़ी सालों से, मतलब लगभग 1980s के आसपास से जुडिशरी का दायरा बहुत बढ़ गया है। जुडिशरी जो है वो न्याय के साथ साथ अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुनने लग गई है। मतलब कोई भी ऐसा मामला जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कोई कानून में नहीं लिखा है, तो उसको भी अब जुडिशरी सुनने लग गई है। जैसे कोई भी ऐसा मामला जो जिससे मास लेवल पर फर्क पड़ रहा हो, तो जुडिशरी उसकी सुनवाई करती है, उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। जैसे बॉन्डेड लेबर्स हो गया, पेमेंट ड्वेलर्स हो गया, इस तरीके से जो भी मामला था, या राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में, क्लीन एयर या शेल्टर या लाइवलीहुड एजुकेशन। कई बार सर्दियों में जो है वो बाहर लोग सड़क पे सो रहे होते हैं, तो जुडिशरी उनने एक ऑर्डर पास किया था कि उन सब के लिए एक सरकार उचित व्यवस्था करे। तो इस तरीके के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब जुडिशियल एक्टिविज्म में आते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका पार्ट होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सबसे पहले बिहार में जो जेल में कैदी थे उनकी हालत को लेके डाला गया था, कि बहुत सारे कैदी ऐसे थे कि जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ था, और वो ऐसे मामलों में जेल में बंद थे कि जिस केस में जो सज़ा होनी है उससे कई ज़्यादा साल वो जेल में काट चुके हैं। जिस क्राइम में सज़ा होनी है, मान लो 6 महीने की जेल हो है उस क्राइम में मैक्सिमम, और वो आदमी 1-2 साल से जेल में ही है, अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। तो उस उस मामले को लेकर दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टर्म बोली थी कि पब्लिक इंटरेस्ट में है ये मामला और हम इसकी सुनवाई करेंगे। इस तरीके से जो भी मामले हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी सुनवाई करता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही सुनवाई करते हैं, और उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया गया है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर 2 खत्म होता है। अब चैप्टर 3 जो है वो नेक्स्ट मंडे, हर मंडे को मैं एक चैप्टर डाला करूँगा। यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर जंतर मंतर वाला हो गया, कोकरोच जनता पार्टी हो गई, या कोई भी और इश्यू हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। या 11th क्लास के बनाने हो, 12th क्लास की वीडियोस बनाने हो, आप ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। थैंक यू, बाय बाय।